स्वागत है आपका तर्कस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज है 16 जून और आज के जितने सारे करंट अफेयर बने हैं, टॉप करंट अफेयर, उसको एक बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं आज के पहले हेडलाइंस पर। ठीक है, तो आज का पहला हेडलाइंस है कि ये है प्रोफेसर एन अलख शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर अलख एन शर्मा, इनको श्रमसांख्यिकी पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं प्रोफेसर एन अलख शर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो आगे है कि भारत सरकार ने जाने माने श्रम अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली है। और उसके निदेशक कौन है, तो प्रोफेसर अलख एन शर्मा है उसके निदेशक। ठीक है, इस समिति का गठन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने और श्रम बाजार के आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसका गठन किस लिए किया गया है, तो श्रम सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने और श्रम बाजारों के आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इस समिति का क्या क्या उद्देश्य है। तो समिति का उद्देश्य है कि उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। क्या क्या सौंपे गए हैं, तो भारत में मौजूदा श्रम सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करना है। ठीक है, रोजगार और बेरोजगारी के मापन में सुधार करना है ना। ठीक है, श्रम बल सर्वेक्षणों में कार्य प्रणाली संबंधी सुधारों की सिफारिश करना है। डेटा संग्रह और प्रसार तंत्र को मजबूत करना है। श्रम बाजार की जानकारी की गुणवत्ता और समयबद्धता को बढ़ाना है। आगे के बदलते आर्थिक और तकनीकी बदलावों के अनुरूप श्रम सांख्यिकी को ढालना। ठीक है, तो इतने इसके उद्देश्य हैं, है ना। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हाल ही में श्रम सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रोफेसर अलख एन शर्मा किस संस्था से जुड़े हैं, तो किस संस्था से जुड़े हैं, तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नई दिल्ली उसके निदेशक हैं। अब उनको क्या किया गया है, तो श्रम सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय टेक्निकल विशेषज्ञ उनको बनाया गया है, टेक्निकल विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। इनको प्रोफेसर अलख एन शर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हेडलाइंस बना है कि इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE ने एडवांस लूनर लैंडर टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम किया है। ठीक है, ये इसरो और DAE परमाणु ऊर्जा विभाग ने एडवांस लूनर लैंडर टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम किया है। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक ऐसा एडवांस लूनर लैंडर बनाने के लिए सहयोग किया है जो चंद्रमा के कठोर वातावरण में 100 से 200 दिनों तक काम कर सके। यह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की 14 दिनों की ऑपरेशनल लाइफ मतलब काम करने की जो अवधि होती है उसको ऑपरेशनल लाइफ बोला जाता है, की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो जो है चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर जो है उसकी कार्य क्षमता कितना है, कार्य करने की अवधि तो 14 दिन तक ही है। ठीक है, तो उसको और बढ़ा सकते हैं इसको। तो यह सहयोग एक आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है जो अत्यधिक ठंडी चंद्र रात के दौरान अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम की सुरक्षा कर सके, जिससे लंबे समय तक चलने वाले चंद्र अन्वेषण मिशन संभव हो सके। चंद्र रात क्या होता है, ठीक है, जैसे कि वहां जो है 14 दिन तक
चंद्रमा पे 14 दिन तक चंद्र दिन होता है, मतलब अंधेरा रहता है, और 14 दिन तक उजाला रहता है। तो जो 14 दिन तक अंधेरा रहता है उसको बोला जाता है चंद्र रात, और जो 14 दिन तक उजाला रहता है उसको बोला जाता है चंद्र दिवस। तो जब चंद्र रात होता है तो वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है, और जब चंद्र दिवस होता है तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो इस नई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत क्यों है? तो चंद्र रातों की चुनौती चुनौती देने के लिए, ठीक है? वहाँ का तापमान जो है 129 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो उस टाइम पे ये एक हीटिंग हीटिंग जनरेट करेगा, ठीक है? जिसके कारण उसको चंद्र रात जो है उसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है? आगे की लगभग 14 पृथ्वी दिनों तक दिन का उजाला रहता है, और उसके बाद 14 पृथ्वी दिनों तक अंधेरा रहता है। चंद्र दिवस जब उजाला रहता है तो वो चंद्र दिवस होता है, के दौरान तापमान लगभग 121 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, ठीक है? और चंद्र रात के दौरान तापमान लगभग -129 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, ठीक है? तो कितना चंद्र दिवस के दौरान तापमान कितना हो जाता है चंद्रमा का? तो 121 डिग्री सेल्सियस तक। और चंद्र रात के दौरान कितना हो जाता है? -129 डिग्री सेल्सियस। चंद्र दिवस में 121 डिग्री सेल्सियस, और चंद्र रात के दौरान -129 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आगे देखते हैं। मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर एक चंद्र दिवस लगभग 14 पृथ्वी दिन तक काम करता रहा, ठीक है? चंद्रयान जो गया था उसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ठीक है? तो कितने दिन तक किया काम किया? तो लगभग 14 पृथ्वी दिन तक काम किया। सूरज की रोशनी न होने और अत्यधिक कम तापमान के कारण यह चंद्र रात के दौरान काम जारी नहीं रख सका, ठीक है? अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्र रात्रि में टिके रहने में सक्षम एडवांस लूनर लैंडर तकनीक विकसित करने के लिए किन दो भारतीय संगठनों के बीच सहयोग हो रहा है? तो किसके किसके बीच हो रहा है? तो इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है? इसरो प्लस DAE, ये दोनों के बीच सहयोग हो रहा है। ये दोनों के सहयोग के बीच से एक एडवांस लूनर लैंडर तकनीक विकसित किया जा रहा है, ठीक है? तो अभी तक अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है? अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला हेडलाइन से बना है कि ये जो है इनका नाम है धीरज सेठ, ठीक है? ये कौन है? ये धीरज सेठ है। तो इन पे क्या क्वेश्चन बना है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है, COAS, ठीक है? अब देखते हैं कि इनके बारे में और पूरा डिटेल से देखते हैं, है ना? भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। वे अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है वर्तमान में? तो ये है उपेंद्र द्विवेदी, और ये क्या है? तो ये भी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो उसी दिन रिटायर होंगे, फिर उसके बाद ये उनके जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ठीक है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के प्रमुख का पद संभालने पर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जनरल का रैंक हासिल करेंगे, ठीक है? अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल है, जब ये पद संभाल लेंगे तो ये क्या कहलाने लगेंगे? जनरल, ठीक है? आगे देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन किए गए थे। उनके पास ऑपरेशनल, कमांड और रणनीतिक पदों पर काम करने का लगभग 4 दशकों का सैन्य अनुभव है, ठीक है? ये NDA के जो हैं स्टूडेंट रह चुके हैं। 1986 में ये जो है आर्मी ज्वाइन किए थे, ठीक है? तो ये लगभग 40 साल तक अभी तक आर्मी में काम कर चुके हैं। उनके पास काफ़ी अनुभव है, इसलिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है, ठीक है? अभी वो उनके द्वारा संभाले गए प्रमुख पद देख लेते हैं कौन-कौन सा है।
तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2026 में संभाले थे, अभी तक हैं, ठीक है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, ठीक है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 21 कॉप्स, ठीक है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी टुकड़ियों के कमांडर, ठीक है। अब देखते हैं इन पे क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइंस बना है 100% इथेनॉल के बारे में, ठीक है। तो सरकार ने फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए 100% इथेनॉल फ्यूल की कानूनी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब कितना इथेनॉल, तो 100% इथेनॉल फ्यूल के कानूनी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, पूरा देखते हैं कि क्या है ये, है ना। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, ने घोषणा की है कि सरकार ने गाड़ियों में 100% इथेनॉल फ्यूल E100, अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे हम लोग E85 के बारे में। अभी उस टाइम क्या था कि 85% इथेनॉल, अब क्या कर दिया गया E100, ठीक है। मतलब कि 100% इथेनॉल के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद आयातित फॉसिल फ्यूल जो है जीवाश्म ईंधन है, उस पर भारत की निर्भरता कम करना है, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करनी है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जो हम लोग इंडिया जो है आयात करता है फॉसिल फ्यूल, उसमें उसका निर्भरता कम करना है और वैकल्पिक ईंधन एक बनाना है। देख रहे हैं अभी जो है पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति थी, जहाँ फ्यूल की काफ़ी समस्या हो गई थी, तो इसलिए ये कदम उठाया गया है ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। गडकरी ने बताया कि उन्होंने 13 जून 2026 को नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को लाने का रास्ता साफ हो गया है, ठीक है। अब जो है पूरी तरह से भारत में इथेनॉल से चलने वाली का गाड़ी जो है वो लॉन्च होगा, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातों पर देखते हैं कि गाड़ियों में 100% इथेनॉल फ्यूल को कानूनी मान्यता दी गई है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करना है। कई ऑटोमोबाइल निर्माता इथेनॉल कंपैटिबल, इथेनॉल के अनुकूल गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। अब जब ये हो गया है, सरकार जब इसको कानूनी मान्यता दे दी है, तो बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, वो क्या करेगा, जो इथेनॉल के अनुकूल गाड़ी है उसको लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है। यह साफ और घरेलू ऊर्जा स्रोतों की ओर भारत के बदलाव में मदद करता है, ठीक है। यह इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और फ्लेक्स फ्यूल वाहन इकोसिस्टम का पूरक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि E100 क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो E100 का मतलब है ऐसा फ्यूल जिसमें पेट्रोल के साथ मिलावट किए बिना 100% इथेनॉल होगा, तो पूरा 100% अब इथेनॉल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में भारत में किस ईंधन को उसके शुद्ध रूप E100 में इस्तेमाल करने की कानूनी मंजूरी दी गई है, तो किसको दिया गया है, इथेनॉल। अब इथेनॉल बनाने के लिए मुख्य रूप से भारत में किसका यूज किया जाता है, किस पौधे का यूज किया जाता है, तो गन्ने का यूज किया जाता है, ठीक है। गन्ने के रस से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स के रिकॉर्ड $75 बिलियन के आईपीओ के बाद एलन मस्क जो है दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं, मतलब पहले जो है अरबपति बन गए, दुनिया के फर्स्ट अरबपति हैं ये भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट अरबपति हैं एलन मस्क, फर्स्ट अरबपति हैं एलन मस्क, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनके बारे में पूरा देखते हैं क्या है ना। स्पेस एक्स और टेस्ला के इंटरप्रेन्योर और सीईओ एलन मस्क स्पेस एक्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाले
$75 बिलियन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। ठीक है, दुनिया के पहले अरबपति बन गए हैं। ठीक है, इतिहास के सबसे बड़े माने जाने वाले इस आईपीओ में स्पेस एक्स की वैल्यूएशन लगभग 1.77 ट्रिलियन डॉलर आकी गई थी और लास्टिंग के बाद इसकी मार्केट वैल्यू लगभग मार्केट वैल्यू कितना हो गया, तो $2 ट्रिलियन को पार कर गई। लिस्टिंग के बाद मस्क की अनुमानित नेट वर्थ जो है बढ़कर $1.1 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में मुख्य बातें में आता है कि स्पेस एक्स ने अपने आईपीओ के जरिए $75 बिलियन जुटाए हैं। ठीक है, लिस्टिंग के समय कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $1.77 ट्रिलियन थी। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन को पार कर गया। एलन मस्क की अनुमानित नेट वर्थ लगभग $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, अब स्पेस एक्स के बारे में पूरा देखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुआ? 2002 में। संस्थापक कौन है स्पेस एक्स के? तो एलन मस्क। मुख्यालय कहाँ है? स्टार बेस टेक्सास यूएसए। सीईओ कौन है? एलन मस्क। प्रेसिडेंट और सीओओ कौन है? ग्विन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि जून 2026 में स्पेस एक्स के रिकॉर्ड आईपीओ के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। कौन बने हैं? एलन मस्क। ठीक है, दुनिया के पहले खरबपति। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ईरान शांति समझौता हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर असर। ठीक है, तो यूएस ईरान शांति समझौता होने के बाद क्या क्या असर हुआ है उसके बारे में देखते हैं इंडिया में, है ना। तो पहले इसका अवलोकन करते हैं। तो पश्चिम एशिया में महीनों के तनाव के बाद अमेरिका और ईरान एक शुरुआती शांति समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फिर से खोलना शामिल है। ठीक है, यह समुद्री मार्ग बहुत अहम है क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और एलएनजी यहीं से होकर गुजरता है। इस घटनाक्रम से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में सकारात्मक माहौल बना है। भारत जो अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85% से ज़्यादा आयात करता है, उसके लिए इस समझौते से तेल की कम कीमतें, आयात लागत में कमी, मजबूत रुपया और महंगाई का दबाव कम होने जैसे फायदे मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब अगला देखते हैं आगे क्या है। ये यूएस ईरान समझौता जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो कच्चे तेल की कम कीमतें, तनाव कम होने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के फिर से खुलने की संभावनाओं के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत को सीधे फायदा होता है क्योंकि इससे तेल आयात का बिल कम हो जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और ऊर्जा संसाधनों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता बेहतर हो सकती है। ठीक है, चालू खाता घाटे में सुधार होगा। तेल की कम कीमतों से भारत का आयात खर्च कम होता है, जिससे चालू खाता घाटे को कम करने और देश की बाहरी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि यूएस ईरान शांति समझौते के बाद किस रणनीतिक समुद्री चेक पॉइंट को फिर से खोलने की उम्मीद है? तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोवार्टिस ने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली मंजूरशुदा रेडियोलिगैंड थेरेपी लॉन्च की है। ठीक है, ये नोवार्टिस कंपनी है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो है भारत की पहली मंजूरशुदा रेडियो लिगैंड थेरेपी लॉन्च की है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में पूरा। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी
नोवार्टिस ने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली मंजूरशुदा रेडियोलिगैंड थेरेपी लॉन्च की है। प्लविविक्टो नाम से बेचे जाने वाली यह थेरेपी पीएसए पॉजिटिव मेटास्टिक कैस्ट्रेशन रेसिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीजों के लिए बनाई गई है। यह प्रोस्टेट कैंसर का एक एडवांस स्टेज है जो हार्मोन थेरेपी के बावजूद बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि यह लॉन्च भारत में कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक अहम पड़ाव है। इसमें एक बहुत ही सटीक टारगेटेड प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट पेश किया गया है जो कैंसर सेल्स तक सीधे रेडिएशन पहुंचाता है और आसपास के स्वस्थ टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रेडियो लिगैंड थेरेपी क्या है ना। इसको पूरे अच्छे से देखते हैं कि रेडियो लिगैंड थेरेपी जो है टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट का एक एडवांस रूप है जिसमें ये चीज़ें शामिल होती है। टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट इसमें होगा, जैसे कि मान लीजिए इस सेल में कैंसर है तो इसी पे सिर्फ इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा, अगल बगल जो सेल हैं इसको नुकसान जो है वो कम होगा। ठीक है, एक लिगैंड एक मॉलिक्यूल जो खास तौर पर कैंसर सेल से जुड़ता है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे ल्यूटेटियम 177 लिगैंड एक खास टारगेट वाले कैंसर सेल की पहचान करता है और उनसे जुड़ता है, जबकि रेडियो एक्टिव हिस्सा सीधे उन सेल तक रेडिएशन पहुंचाता है और स्वस्थ टिश्यू पर कम से कम असर डालते हुए उन्हें खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस कंपनी ने 2026 में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली मंजूरशुदा रेडियो लिगैंड थेरेपी लॉन्च की है। तो किसने किया है? नोवार्टिस ने किया है। किसने किया है? नोवार्टिस ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हेडलाइंस है कि झारखंड के जो है 4 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कितने? 4 पारंपरिक उत्पाद जो हैं उनको जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं कि किस-किस को मिला है ना? तो झारखंड के 4 पारंपरिक उत्पाद भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बैम्बू क्राफ्ट को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। यह मान्यता राज्य के पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, स्थानीय कारीगरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने कारीगरों, उत्पादक समूहों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य हितधारकों के सहयोग से आगे बढ़ाया है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों में उन उत्पादों से जुड़े कारीगरों और बुनकरों के लिए ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच, निर्यात, पर्यटन को बढ़ावा और आय के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे क्या है कि जीआई टैग क्या है? ठीक है, तो जीआई टैग क्या है उसके बारे में देखते हैं कि जीआई टैग, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। ठीक है, जो किसी उत्पाद की पहचान एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पाद के रूप में करता है, जहां उत्पाद की कोई विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषता अनिवार्य रूप से उसके मूल स्थान से जुड़ी रहती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, जीआई टैग जो है किसको दिया जाता है? तो उस उत्पाद को दिया जाता है जिसका कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, और वहाँ के पारंपरिक विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेष अनिवार्य रूप से उसके मूल स्थान से जुड़ा रहता है। ठीक है, कानूनी ढांचा क्या है? यह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत शासित होता है। इसे कब लागू किया गया था? तो 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जून 2026 में झारखंड के किन 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और झारखंड बांस सिल्क। किसको किसको मिला? भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और झारखंड बांस सिल्क। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हेडलाइंस क्या है। अगला हेडलाइंस है कि इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। ठीक है, इन स्पेस ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड टीएएफ
के तहत फंडिंग के लिए 3 स्पेस स्टार्टअप्स को चुना है इन स्पेस ने। ठीक है, अब इसके बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। ये तो हेडलाइन है, पूरा डिटेल से देखते हैं कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन, ठीक है, इन स्पेस ने अपनी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 3 भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, साइट श्योर एनालिटिक्स इंडिया और TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी को चुना है। तो किसको किसको चुना है? तो 3 भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जिसमें एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, सैट श्योर एनालिटिक्स इंडिया और TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी को चुना है। इस पहल का मकसद स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी के कॉमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण को तेज करना और भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ठीक है, अब आगे क्या है, TF के बारे में देखते हैं कि TF क्या है। TF इसका लॉन्च हुआ था फरवरी 2025 में। इसका कब लॉन्च हुआ है? TF को इन स्पेस ने फरवरी 2025 में एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास और कमर्शियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। फंडिंग पैटर्न क्या है? तो स्टार्टअप्स MSMES के प्रोजेक्ट लागत का 60% तक, ये कितना देगा? 60% तक देगा, जो MSMES के अंतर्गत आता है। अब बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40% तक देगा। ठीक है, प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 25 करोड़ की फंडिंग सहायता है। अधिकतम कितना? तो 25 करोड़ तक। ठीक है, अब आगे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक है, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP बनाने में मदद करना, इनोवेशन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे है कि भारत में, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए किस संगठन ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड लॉन्च किया है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। ठीक है, भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए किस संगठन ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन इन स्पेस ने। ठीक है, अब आगे क्या है, किसको किसको मिला था? तो देखिए किसको किसको मिला, तो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी, साइट श्योर एनालिटिक्स इंडिया, TM2 स्पेस टेक्नोलॉजी को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। अगला क्वेश्चन बना है कि यूके ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा कर दी है। ठीक है, यानी कि यूके में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चा ना तो फेसबुक चला पाएगा, ना इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो ये इस बैन करके बहुत अच्छा काम किए हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा। प्रधानमंत्री जो है वहाँ के कीर स्टारमर, ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यूके के कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली यूके सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर देशव्यापी बैन की घोषणा की है। ठीक है, इस कदम का मकसद युवा यूजर्स को साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट, ऑनलाइन शोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से बचाना है। ठीक है, यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो चलाते हैं यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, है ना, तो उन पे क्या होता है, तो साइबर बुलिंग होता है, हानिकारक कंटेंट उनको मिलते हैं। ठीक है, साइबर बुलिंग मतलब उनको, मतलब कि बुलिंग किया जाता है। ठीक है, और ऑनलाइन शोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर से बचाना है। साइबर बुलिंग मतलब होता है कि ऑनलाइन उसको मतलब भ्रमित करना, है ना, उसको कहीं और इधर-उधर मतलब भटकाना। उम्मीद है कि उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम और नियमों को लागू करने के बाद यह प्रस्तावित कानून 2027 के अंत से लागू हो जाएगा। ठीक है, 2027 के अंत से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या-क्या है, क्या घोषणा की गई। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े एक बड़े सुधार पैकेज का हिस्सा है। यूके सरकार ने इसे बच्चों को सुरक्षित डिजिटल माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ठीक है, इस नीति पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव।
यूके की यह नीति ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनाए गए इसी तरह के कानून से प्रेरित है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की कम उम्र के यूजर्स के लिए देशव्यापी सोशल मीडिया बैन लागू करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। ठीक है, यूके ने अपने नियम बताते समय ऑस्ट्रेलिया के अनुभव का हवाला दिया है। ठीक है, तो पहले कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया किया था। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? इस पे क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस उम किस उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया। आज के जो भी हेडलाइंस, मुख्य हेडलाइंस जो भी था वो खत्म हो गया है। और अगर जो अभी तक लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद।